इस बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले सभी सिटी चैनल के दर्शकों और प्रियजनों को नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। सिटी चैनल परिवार की ओर से नए साल की बहुत बहुत शुभेच्छा, शुभकामनाएं और आपका ये नया साल सफलता भरा रहे, ऐसी शुभेच्छा लेते हुए शुरुआत करते हैं इस बुलेटिन की। नए साल की आखिरी रात में लाखों की शराब जब्त की पुलिस ने। जश्न के लिए लाया गया था शराब का जखीरा। सेना, बीजेपी, आरपीआई महायुति की रणनीति तय। महापुरुषों के स्मारकों को स्वच्छ कर नव वर्ष का स्वागत। बढ़ती सड़क दुर्घटनाएं बनी राष्ट्रीय समस्या और नव वर्ष का संदेश, साइकिल चलाएं, स्वस्थ रहें। फिलहाल इस बुलेटिन में यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरें और भी हैं, जल्द वापस लौटते हैं कुछ और अहम खबरों को लेकर। आप देखते रहिए सिटी न्यूज। इस दिन का सबसे सुहाना पल कौन सा है, क्या कहता है घर आ जा। इंडिया बुल्स होम लोन्स, घर आ जाओ। सिटी न्यूज में फिर से आपका स्वागत है। अब देखते हैं संपूर्ण समाचार विस्तार से। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। नया साल जश्न के साथ मनाने के लिए शहर में लाखों रुपए की अवैध शराब पकड़ी गई है। ये शराब कहां से आई, इसकी जानकारी अभी पुलिस के पास नहीं है, लेकिन पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। गाड़गेनगर पुलिस थाने की कार्रवाई के तहत ये लाखों रुपए की शराब पुलिस ने जब्त कर ली। 31 दिसंबर को जश्न मनाने का मूड कईयों का रहता है। नव वर्ष की पूर्व संध्या पर कई जगहों पर गीली पार्टियों का आयोजन किया जाता है और इन पार्टियों में बहती है शराब की गंगा। ऐसे ही पार्टियों में पहुंचने जा रही 3 लाख रुपयों की शराब पुलिस ने जब्त कर नष्ट कर डाली। ट्यूबों में भरकर ये 800 लीटर घावटी शराब MH19 G1461 क्रमांक के सूमो में लाद कर ले जाई जा रही थी। इस अवैध शराब के जखीरे को पुलिस ने बियानी चौक में धर दबोचा। इस कार्रवाई में संतोष देवीदास चोपड़े नामक 30 वर्षीय रामगांव निवासी आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर आगे की जांच शुरू कर दी है। रुक करते हैं अगली खबर का। आगामी महानगर पालिका चुनाव के मद्देनजर राजकीय पार्टियों की रणनीति की बिसात बिछना शुरू हो चुकी है। इस श्रृंखला में प्रमुख विपक्षी दल शिवसेना, भारतीय जनता पार्टी और रिपाई ने 31 दिसंबर को शिव शक्ति, भीम शक्ति, कमल शक्ति की महायुति की रणनीति का बिगुल फूंक दिया है। अमरावती महानगर पालिका चुनाव में शिव शक्ति, भीम शक्ति, कमल शक्ति की महायुति पूरी ताकत से उतरेगी और मनपा पर महायुति का भगवा लहराएगा। ऐसी आधिकारिक घोषणा शिवसेना सांसद आनंदराव अडसूळ ने 31 डिसेंबर को की। महायुतीची बैठक या ठिकाणी संपन्न होते। उद्याची महानगरपालिकेची निवडणूक काढण्याच्या दृष्टिकोनातून कुठल्या प्रकारची रणनीती आपण या ठिकाणी अवलंब करायचा यावर आम्ही सगळ्यांनी विचार विनिमय केलेला आहे। एक ठामपणे युतीने एकत्र लढायचं, प्रामाणिकपणे लढायचं आणि येणारी महानगरपालिकेची निवडणूक कसल्याही परिस्थितीमध्ये आपण जिंकायची, अशा प्रकारचा चंग आजच्या या बैठकीमध्ये आम्ही बांधलेला आहे। आणि एकूण चर्चेमध्ये असा सूर की या ठिकाणी कुठल्या प्रकारची अडचण आम्हाला येणार नाही, अशा प्रकारचं आजचं वातावरण आहे। आजच्या ह्या महानगरपालिकेचं कामकाज आपण पाहिलं तर नागरिकांमध्ये अतिशय मोठ्या प्रमाणात असंतोष आहे। नागरी सुविधांचा अतिशय या ठिकाणी अभाव आहे आणि त्या देण्याच्या दृष्टिकोनातून या ठिकाणी आपली सत्ता यावी आणि लोकांच्या मनावरती बिंबवण्याच्या दृष्टिकोनातून प्रभागवाईज बैठका घेणं, महामेळावा घेणं, अनेक प्रकारची होल्डिंग्स तयार करणं, वचननामा तयार करणं, ह्या अनेक गोष्टींवर आम्ही या ठिकाणी विचारविनिमय करून जनतेसमोर जाताना अतिशय सुस्पष्टपणाने जाण्याचा मानस आमच्या या महायुतीचा आहे। आणि त्या दृष्टीने आता आम्ही एक छोटीशी कमिटी 6 लोकांची 2-2 तिन्ही पक्षाची एक छोटीशी कमिटी आम्ही या ठिकाणी निर्माण केली आणि त्यांना प्रभागवाईज बैठका घेणं, महामेळावा घेणं आणि त्याचं संपूर्ण नियोजन करणं, अशा प्रकारची जबाबदारी त्यांच्यावर सोपवलेली आहे।
आजच्या मितीला मोठ्या प्रमाणावर आमच्या कुठला वार्ड कुणी लढायचा, प्रभागामध्ये कशा प्रकारची व्यूहरचना करायची यावरही बरीचशी या ठिकाणी चर्चा झालेली आहे आणि त्याला अंतिम स्वरूप येणाऱ्या 2-3 दिवसामध्ये आम्ही देणार आहोत आणि त्या दृष्टिकोनातून कामाला लागलेलो आहोत, कामाला लागणार आहोत. अशा प्रकारच्या ह्या बैठकीचा आजचा खऱ्या अर्थाने मानस होता. सांसद अरसुड़ ने दिए जानकारी अनुसार शिवसेना भाजपा रिपाई की महायुति के उम्मीदवार मैदान में उतरेंगे और विजय प्राप्त कर मनपा सत्ता की कमान संभालेंगे. इस महायुति की घोषणा से उन तमाम अटकलों को भी विराम लग गया जो इस महायुति को लेकर जारी थी. एक निर्णायक बैठक लेकर ये रणनीति तय होने की जानकारी भी दी जा रही है. भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना व भीमशक्ती या तिघांची महाआघाडी याची घोषणा आज इथे झालेली आहे. इस बैठक में शिवसेना, बीजेपी, आरपीआई के तमाम पदाधिकारी, कार्यकर्ता भारी संख्या में उपस्थित थे. बढ़ते हैं अगली खबर. नए साल की शुरुआत कुछ अलग ढंग से करने की चाहत सभी रखते हैं. नए साल के प्रथम दिन का स्मरण पूरे साल भर उत्साहित एवं सामाजिक कार्यों को प्रेरित करता रहे, इसीलिए पार्षद दिनेश बूब सोमेश्वर पुसतकर के नेतृत्व में शहर के विभिन्न ठिकानों पर स्थित महापुरुषों के स्मारकों की स्वच्छता कर नव वर्ष का स्वागत किया गया. 31 दिसंबर के दिन दिनेश बूब सोमेश्वर पुसतकर के नेतृत्व में एकत्रित हुए कार्यकर्ताओं ने शहर के विभिन्न चौराहों पर स्थित महापुरुषों के स्मारकों की स्वच्छता, माल्यार्पण, अभिवादन, वंदन कर नव वर्ष 2012 का अभिनव पद्धति से स्वागत किया. दिनेश बूब ने इस अवसर पर नव वर्ष की शुरुआत का दिन सादगी से मनाने पर भी जोर दिया था. 14 वर्षों से हम शिवसेना की तरफ से जितने भी महापुरुषों के पुतले हैं उनकी स्वच्छता करके 31 दिसंबर मनाते हैं. गत वर्ष की स्मृतियाँ, गत वर्ष की जो धूल जमी है पुतलों पे, उसको स्वच्छ करके नया पायंडा हमारे नेता आदरणीय दिवाकर जी रावते उन्होंने यहाँ गिरा के गए हैं. उसी पे अमल करते हुए आज की युवा पीढ़ी को एक सबक रहना चाहिए, एक नसीहत के हिसाब से हम ये उपक्रम करते हैं. नववर्ष का प्रथम दिन पूरे साल भर के दिनचर्या को भी प्रभावित करता है, ये तो निसंदेह है. हमारे संवाददाता जितेंद्र घनगोरकर के साथ सागर मिश्रा की ये रिपोर्ट. रुक करते हैं सबसे पहली खबर का. वाहनों की बढ़ती संख्या के साथ साथ भारत में सड़क दुर्घटनाओं की संख्याओं में भी दिन ब दिन बढ़ोतरी होती जा रही है, जिसका शहर और समाज पर काफी दूरगामी प्रभाव देखा जा सकता है. मगर आत्मचिंतन किया जाए तो इस पर कुछ हद तक रोक लगाई जा सकती है, ये सबसे खास. भारत में हर रोज लगभग 345 लोग रोड एक्सीडेंट में अपनी जान गंवा देते हैं, जिनमें से अत्यधिक मृत्यु उत्पादनक्षम उम्र के नौजवानों को देखने मिलती है. आजकल देर रात जागकर मनाई जाने वाली पार्टियां और 31st जैसी पार्टियां और पिकनिक की संख्या बढ़ती ही जा रही है. सिर्फ मजे के लिए वाहनों की खरीदारी और जरूरत न होने पर भी वाहनों का इस्तेमाल बढ़ता ही जा रहा है. यही प्रवृत्तियां हादसों को निमंत्रण देती है. सड़क हादसों की संख्या भारत में कैसी बढ़ी, इसकी 2010 तक की गणना सरकार और अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्थापन में मौजूद है. जिस देश में 1961 साल में 5000 हादसे देखने मिलते हैं, वहीं 2005 में 1,10,000 तक का ये आंकड़ा बढ़ा है, यानी 44 वर्ष में 22% की वृद्धि. ऐसे चलता रहा तो 2025 तक ये आंकड़ा 15 लाख तक सहज ही पहुंच जाएगा. राष्ट्रीय सर्वे अनुसार भारत में 2009 में 3,75,021 तो 2010 में 3,84,649 जाने रोड एक्सीडेंट ने ली है. जख्मी और अपाहिजों की संख्या तो इससे 3 गुना है. चाइना भारत से अधिक जनसंख्या और वाहनों वाला देश है, मगर पिछले दशक में चीन में रोड एक्सीडेंट में मरने वालों की संख्या भारत से 35% कम थी. ऐसी जानकारी अंतर्राष्ट्रीय रोड संख्या की विभाग WRS के पास मौजूद है. इस पर सोचा जाए तो आखिर गलती किसकी, यही सवाल सामने आएगा. मगर आत्मसंयम, विचारशीलता का परिचय नौजवानों से अपेक्षित है और पालक वर्ग ने भी इस पर गंभीरता से सोचने की जरूरत है.
वस्तुस्थिति समीक्षा, सिटी न्यूज। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आजकल की रफ्तार भरी जिंदगी से रफ्तार को जोड़ने के लिए रास्तों पर स्वयंचलित वाहनों की होड़ लगी देखी जा सकती है, मगर इस गतिशील और आधुनिकता भरी जिंदगी से हम सेहत और पर्यावरण की सच्ची साथी साइकिल को भूलते जा रहे हैं। इसी विषय पर जन जागृति करने के लिए पूना की साइकिल प्रतिष्ठान की डॉक्टरों की एक टीम शुक्रवार को शहर में दाखिल हुई थी, जिन्होंने सिटी न्यूज चैनल से अपने इस प्रोजेक्ट के बारे में खुलकर बात की। जीवन की बढ़ती गति से कदम मिलाने के लिए आज शहरों में स्वयंचलित वाहनों की स्पर्धा बढ़ती ही जा रही है, मगर ऐसे में सेहत और पर्यावरण की सच्ची मित्र साइकिल को लोग भूलते ही जा रहे हैं। सिर्फ स्कूली छात्रों को छोड़ा जाए तो वयस्क लोग अपने छोटे से छोटे काम के लिए भी व्हीकल का सहारा लेते हैं, मगर खुद की सेहत और पर्यावरण के भविष्य के बारे में सोचा जाए तो साइकिल का महत्व काफी बढ़ जाता है। ऐसी ही कई प्रबोधनात्मक बातों के प्रचार प्रसार के लिए 12 साल पूर्व पुणे की डॉक्टर लोगों की एक टीम ने पुणे साइकिल प्रतिष्ठान इस क्लब की स्थापना की थी, जिसका कार्य आज भी जारी है। ऐसे ही 9 लोगों की टीम शुक्रवार को शहर में पहुंची, जिनमें से 7 लोगों की उम्र 65 साल से भी अधिक थी, तो 2 उत्साही इराकी युवक युवती भी इनके साथ मिलकर इस उपक्रम में शामिल हुए थे। पुणे से नागपुर इस साइकिल द्वारा की जा रही यात्रा और इस अनोखे उपक्रम के बारे में पूछताछ करने पर सभी डॉक्टरों की टीम ने सिटी न्यूज से खुलकर बात की। एअरफोर्स मध्ये होतो ना, 35 वर्ष सर्व्हिस झाली आणि नंतर व्यापार सुरू केला। तर व्यापारात काय होतं, पैसा वगैरे मिळतो, पण मनुष्य जास्तीत जास्त ते आपलं सगळं सोडून आपलं पैसा 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 करत बसतो आणि काही ना काही व्याधी त्याला जळतात। त्यामुळे तर मला हार्टचा प्रॉब्लेम सुरू झाला आणि ते सुरू झाल्यावर मी ज्यावेळेला चौकशी केली त्यावेळेला ह्या पुणे सायकल प्रतिष्ठानचं मला माहिती मिळाली आणि मी ठरवलं की लाईफस्टाईल चेंज यात महत्वाचं आहे। आपण आपल्या सारख्या लोकांबरोबर राहिलं पाहिजे आणि त्यांच्याबरोबर व्यायाम केला तर आपली तब्येत चांगली राहू शकते आणि तसा अनुभव आहे। आता गेली 10 वर्ष मी रोज अगदी नियमित सायकलिंग करतो आणि तब्येत आता माझा 80 पूर्ण झालेला आहे, तर तो फायदा डायरेक्ट दिसतोच आहे। हे 15 वर्षापूर्वी सुरू झालं। आम्ही 3 जण एक 10 वर्षापासून करतोय याच्यात। आधी आम्ही माउंटेनिअरिंग करायचं प्रत्येक जण, पण त्यांनी गुडघ्यावर ताण येतो माउंटेनिअरिंग मध्ये, त्यामुळे आम्हाला सायकल याचे तसे काही अपाय न होता फायदा जास्त वाटला सायकलचा। प्रयत्नाने म्हणा की आमच्या प्रचारामुळे स्थानिक मंडळींना प्रोत्साहन मिळून त्यांनी तिथं सुरुवात केली। अशी औरंगाबाद आहे, सांगली आहे, महाराष्ट्रात म्हणजे नागपूरचं काही, नागपूर आणि वर्धा आहे असं महाराष्ट्रातले, आणि आम्ही असं देशभर सगळे अशा दरवर्षी एक लॉंग डिस्टन्स 1800 किलोमीटरची असते, त्यावेळी त्या प्रांतातल्या पर्यावरण आणि मैत्री अशा उद्दिष्टाने आम्ही ते करतो। त्यामुळे त्या ठिकाणी सुद्धा झालेलं आहे, जसं सरांनी सांगितलं त्याचं पोरबंदर आहे, राजकोट आहे, अशा बडोदरा असे गेलो तेव्हा ह्या स्थापन झाले। काही ठिकाणी सातत्याने चालू आहे, काही ठिकाणी थोडं मागे पुढे आहे, पण पुण्यात मात्र अनेक असे ग्रुप्स आहेत पुण्यातल्या सर्व भागात जे निरनिराळ्या दिवशी नियमितपणे वर्षानुवर्ष अशी सायकल चालवतात। त्यामुळे चांगला संदेश तरुण पिढीसाठी सुद्धा, ज्येष्ठ मंडळीसाठी, जसं काही म्हणायचे की ज्येष्ठ मंडळीने या वयात कशी चालवायची, सरांकडे पाहिलं तर उदाहरण आहे, म्हणजे एवढ्या मोठ्या आजारातनं याच्या आधाराने ते बाहेर आले आणि चांगलं, पुण्यात आम्ही त्यांना सायकलचे महर्षीच म्हणतो, ते त्या पद्धतीने एवढं ते काम करतात। आता तुम्ही म्हणजे कुठून चालू केले हे सायकल? हे पुण्याहून सुरू केलं आम्ही 25 तारखेला, आणि पुण्याहून पहिला आमचा जो मुक्काम होता तो अहमदनगरचा होता, तर ते 120 किलोमीटर आणि मध्ये बऱ्यापैकी काय म्हणायचं चढ उतार, आणि त्यानंतर दुसरा जो टप्पा होता तो अहमदनगर ते औरंगाबाद, तो सुद्धा 120 किलोमीटरचा, आणि शेवटी तिथे सुद्धा एक मोठा चढ आहे। तरी पण आम्ही हे 120 किलोमीटर दोन्ही दिवस केले आणि नंतर जालना। तर या तिन्ही ठिकाणी प्रेस काय किंवा तिथल्या लोकांनी आम्हाला पुष्कळ सपोर्ट केला। शाळेतली मुलं यायची आमच्या बरोबर सायकलिंगला, किंवा लोकल डॉक्टर लोक वगैरे यांनी मीटिंग अरेंज केल्या
आणि त्यांना मी समजून सांगितलं आणि मी सांगितलं तसं की याच्याबरोबर जो मेडिकल संदेश असतो त्याबद्दलही मीटिंग झाल्या. आम्हाला साधारण तासाला 20 किलोमीटर एवढे आम्ही जाऊ शकतो. तर तो सरळ हिशोब होतो की 120 किलोमीटर असेल तर 6 तास कमीत कमी सायकलिंग शिवाय जेवायला थांबायला पाहिजे, चहाला थांबायला पाहिजे. आणि मुख्य म्हणजे या अशा एक्सरसाइजेस मध्ये डिहायड्रेशन होऊ शकतं म्हणून नियमित पाणी प्यायला लागतं. तर हे स्टॉप्स जरी सोडले, हे स्टॉप सगळे धरले तरी 15 किलोमीटर आम्हाला ऍव्हरेज पडतो. म्हणजे हे दोन्ही 120 किलोमीटरचे टप्पे 8-8.5 तास आम्हाला सायकलिंग करायला लागतं. तुम्ही सायकल चालवता, तुम्हाला काही त्रास वगैरे म्हणजे काही नाही? बिलकुल. दरवर्षी मग तुम्ही सहभाग घेता का? हो, प्रत्येक वेळेमध्ये सहभाग घेतो. आणि लोकांचं याबद्दल कुतूहल जास्त कुठल्या ठिकाणी दिसून आलं? कुठल्या लोकांना? सगळ्या ठिकाणीच आम्ही जेव्हा सायकलवरून जातो तेव्हा लोकांचं इतकं कुतूहल असतं की तुम्ही इतक्या लांब कुठनं आलात, कुठे चाललात, इतकं लांब वगैरे. आणि अक्षरशः खूप सहकार्य आम्हाला लोकांकडनं मिळतं. आणि बारक्या बारक्या गावात ना तर ते गिअरची सायकल म्हणजे त्यांना फारच अप्रूप असतं की गिअरची सायकल म्हणजे मग तुम्हाला पाय मारावे लागत नसतील, पण असं पाय मारावं लागेल. आणि इतके गोळा होतात ना की आम्हाला तिथं थांबणं मुश्किल होतं. म्हणजे आता तुमचं कुतूहल लोकांचेच आहे. आणि इस वक्त पुणे की डॉक्टर अर्पणा महाजन, डॉक्टर विनायक मराठे, डॉक्टर यशवंत मराठे, डॉक्टर विश्वनाथ भिड़े, डॉक्टर विष्णु सुब्रमण्यम, डॉक्टर वेद प्रकाश दुबे, जुगल राठी, डॉक्टर विनायक ढेरे तथा इराकी नौजवान खालिद काकी और युवती सारा भी मौजूद थे, जिन्होंने खुलकर साइकिल जन जागृति पर नारे भी लगाए. संवाददाता सागर मिश्रा और जितेंद्र घनगोरकर की ये रिपोर्ट. यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए. खबरें और भी हैं, जल्द लौटते हैं, आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए सिटी न्यूज. बेटा चहा झाला का? आई भूक लागली. माझा टिफिन. हो देते. आज चहा नाश्ता काही मिळणार नाही, गॅस संपलाय. अरे देवा, यावर काही उपाय आहे का? आहे ना, VSTV ची इंडक्शन इझी कुकिंग मशीन. गॅस पेक्षा स्वस्त व सुरक्षित स्वयंपाक बनवते चुटकीत. ज्योती विरहित असल्यामुळे आग, धूर व शॉक लागायची मुळीच भीती नाही. भांडी काढून घेतल्यास मशीन आपोआप बंद होते. व्होल्टेज कमी जास्त झाल्यास मशीनला काहीच नुकसान होत नाही. ही सुविधा फक्त VSTV ची इंडक्शन इझी कुकिंग मशीनच देते. गॅसची आता गरजच नाही, कारण VSTV ची इंडक्शन इझी कुकिंग मशीन आहे ना. सर्व्हिस सेंटर संपूर्ण महाराष्ट्रात उपलब्ध. VSTV चा लोगो बघूनच विकत घ्या. सिटी न्यूज में फिर से आपका स्वागत है. अब देखते हैं शहर का आईना एवं विस्तृत समाचार. रुक करते हैं अगली खबर की ओर. आए दिन सड़कों पर हो रही दुर्घटनाओं को देखते हुए पुलिस विभाग ने कुछ कदम उठाए हैं. महानगर पालिका, बांधकाम विभाग, इनकी मदद से पुलिस विभाग कई रास्तों पर जहां दुर्घटनाएं आम हैं वहां पर स्पीड ब्रेकर बनाएगा, ऐसी जानकारी मिली है. 9 वर्ष से प्रादेशिक परिवहन कार्यालय द्वारा रास्ता सुरक्षा सप्ताह अभियान चलाया जा रहा है. इस सुरक्षा सप्ताह के माध्यम से दिन ब दिन बढ़ रहे रास्ता अपघात तथा हो रहे यातायात के नियमों के उल्लंघन को देखते हुए इस विषय पर जन जागृति की जाएगी. सन 2010 के आंकड़ों पर ध्यान दें तो उस वर्ष 80 सड़क दुर्घटनाएं हुई थी तथा गत वर्ष 2011 में सड़क हादसों में 90 लोगों की मृत्यु होने की बात उजागर हुई है, जिससे यातायात विभाग पर कई सवालिया निशान खड़े होते हैं. आगामी 2012 इस नव वर्ष में कोई सड़क दुर्घटना ना हो, इस बात को ध्यान में लेते हुए पुलिस विभाग ने शहर में सुरक्षा के कई इंतजाम करने की ठान ली है. पुलिस विभाग अमरावती महानगर पालिका तथा सार्वजनिक बांधकाम विभाग की मदद से शहर के 15 से 20 जगहों पर गतिरोधक यानी स्पीड ब्रेकर लगाने वाला है, जिससे रास्ता अपघात पर अंकुश लगने की संभावनाएं जताई जा रही है.
दिन ब दिन बढ़ रहे रोड एक्सीडेंट तथा हो रहे यातायात के नियमों का उल्लंघन आदि विषयों को ध्यान में लेते हुए प्रादेशिक परिवहन कार्यालय द्वारा नव वर्ष में 1 जनवरी 2012 से दिनांक 7 जनवरी 2012 तक रास्ता सुरक्षा सप्ताह अभियान चलाया जाएगा। इस अभियान के माध्यम से यातायात के प्रति जन जागृति भी की जाएगी। अमरावती शहर प्रादेशिक परिवहन कार्यालय द्वारा नव वर्ष से रास्ता सुरक्षा सप्ताह अभियान चलाया जा रहा है। दिन ब दिन बढ़ रहे रोड एक्सीडेंट तथा हो रही यातायात के नियमों का उल्लंघन आदि विषयों को ध्यान में लेकर ये सुरक्षा सप्ताह दिनांक 1 जनवरी से 7 जनवरी तक चलाया जाएगा। रविवार को राज्य रास्ता सुरक्षा अभियान का उद्घाटन संपन्न होगा। शहर के नागरिकों को यातायात के नियमों की तथा सुरक्षा यंत्रणा की जानकारी देने के लिए विविध स्पर्धा, पोस्टर, प्रदर्शनी, बैनर, पॉम्पलेट, माहिती पुस्तिका आदि द्वारा जन जागृति भी की जाएगी तथा कुछ प्रशिक्षण एवं शिविर आयोजित कर आरटीओ अधिकारियों द्वारा मार्गदर्शन भी किया जाएगा। रविवार को इस रास्ता सुरक्षा सप्ताह का जिला अधिकारी राहुल रंजन महिवाल, सीपी अमितेश कुमार के हाथों उद्घाटन होगा। ऐसी जानकारी श्री लांडे ने दी। रस्ता सुरक्षेचा चालू सप्ताह आपलं अभियान चालू आहे 15 दिवसाचं। त्यामध्ये आपण निरनिराळे कार्यक्रम घेणार आहोत की ज्या आपला ॲक्सिडेंट कशी कमी करता येईल त्या दृष्टीने आपण निरनिराळे कार्यक्रम घेणार आहोत। त्याच्यामध्ये आपण बॅनर्स काही चौकात लावणार आहोत, नेते शिबिर घेणार आहोत, काही ड्रायव्हर लोकांचं आपण त्यांना मार्गदर्शन करणार आहोत। अशा प्रकारे आपण कार्यक्रम राबवणार आहोत। त्या कार्यक्रमाला आपण सगळ्यांनी योग्य ती कसं देऊन सहकार्य करावे अशी माझी मुख्य उद्देश काय उद्देश असतो? नाही, रोड सेफ्टीचा मेन उद्देश काय की ऍक्सिडेंटचं प्रमाण कमी व्हावं, जीवितहानी कमी व्हावी। त्याच्यामुळे जीवितहानी होती, परत राष्ट्रीय संपत्तीचा नाश होतो, तो आपल्याला कमी करायचा। बढ़ते अगली खबर की ओर। श्री गणेश दास राठी तथा गोपी किशन राठी छात्रालय में शनिवार को स्नेह सम्मेलन संपन्न हुआ, जहां कई नन्हे मुन्ने बच्चों ने अपनी कला का प्रदर्शन कर सबका दिल जीत लिया। शिक्षा के साथ साथ छात्रों की अनगिनत प्रतिभा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से स्थानीय श्री गणेश दास राठी तथा गोपी किशन राठी छात्रालय में स्नेह सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस स्नेह सम्मेलन में छात्रालय के कई प्रतिभावान नन्हे मुन्ने कलाकारों ने अपनी कला का प्रदर्शन कर उपस्थितों को मोहित कर लिया। इस स्नेह सम्मेलन में छात्रों के लिए नृत्य, गायन, नाटिकाएं सहित विभिन्न स्पर्धाएं भी आयोजित की गई थी, जहां कई छात्रों ने इन स्पर्धाओं में सहभाग लेकर अपनी अनगिनत प्रतिभा पेश की। इस अवसर पर संस्था समिति के पदाधिकारीगण, मुख्याध्यापक, शिक्षकगण, कर्मचारी, छात्र तथा पालक वर्ग प्रमुखता से बड़ी संख्या में उपस्थित था। बढ़ते अगली खबर की ओर। सुतार समाज के विवाह इच्छुक युवक युवतियों का राज्य स्तरीय वधू वर परिचय तथा पालक मेड़ावा शनिवार को संत ज्ञानेश्वर सांस्कृतिक भवन में संपन्न हुआ। इस वधू वर परिचय मेड़ावे में विवाह इच्छुक युवक युवतियों के नामों का पंजीकरण भी किया गया। स्थानीय राठीनगर स्थित सुतार समाज पंचमुखी विश्वकर्मा विकास संस्था द्वारा सुतार समाज के विवाह इच्छुक युवक युवतियों के लिए राज्य स्तरीय वधू वर परिचय मेड़ावा शनिवार को संपन्न हुआ। इस परिचय मेड़ावे की शुरुआत प्रभु विश्वकर्मा प्रतिमा पूजन से की गई। मंच पर उपस्थित मान्यवरों ने परिचय मेड़ावे का उद्घाटन कर सभी उपस्थितों को संबोधित किया। इस मेड़ावे के प्रथम चरण में विवाह इच्छुक युवक युवतियों ने अपना परिचय दिया तथा अपने नामों का पंजीकरण भी कराया। भोजन अवकाश के बाद परिचय मेड़ावे के दूसरे चरण में कुछ गणमान्य व्यक्तियों ने सुतार समाज के सर्वांगीण विकास पर प्रकाश डाला।
इस कार्यक्रम के दौरान कुछ सत्कार मूर्तियों का स्मृति चिन्ह, शाल, श्रीफल देकर सत्कार भी किया गया। इस अवसर पर सुतार समाज बांधव बड़ी संख्या में उपस्थित थे। राज्य स्तरीय वधू वर परिचय मेळावे के बारे में कार्यकारिणी सदस्य शोभाताई नवलकर तथा सुनीताताई नानवटकर ने अधिक जानकारी दी। या संस्थेमध्ये मुलं मुली येतात, आपला परिचय देतात आणि त्या माध्यमातून लग्न जमतात। अटी फक्त आमच्या एवढ्या आहेत, मुलाचं वय 21 वर्ष असावं आणि मुलीचं वय 18 वर्षाच्या वरती असावं, म्हणजे जेणेकरून बालविवाह होऊ नये हा आमचा प्रयत्न असतो। आणि आम्ही हा कार्यक्रम 18 वर्ष झाले वधूवर परिचय मेळावा हा राबवत आहे। आमच्या म्हणजे कार्यक्रमाला इतका प्रतिसाद आहे, राज्यस्तरीय हा कार्यक्रम आहे आणि आज पण आमच्याकडे 40 वर आणि 59 वधू आले आहेत। तर राज्यस्तरीय जळगावपासून तर भुसावळपासून तर कुठनं आमच्या कार्यक्रमाला लोक येतात आणि आमचा कार्यक्रम यशस्वी असा हा दरवर्षी चांगला होऊन आम्ही लोक आमच्या संस्थेचे अध्यक्ष कार्यक्रम चांगला पाडत आहोत आणि आमच्या दरवर्षी कार्यक्रमाला इतका छान प्रतिसाद मिळतो की खूपच चांगलं कार्यरत आहे असे आम्हाला सर्व लोकांकडून मेसेज येतात। रुक करते हैं अगली खबर का। शहर की जनता की समस्याओं का निराकरण तथा शहर के सर्वांगीण विकास में कटिबद्ध युवा विधायक रवि राणा ने शुक्रवार को मिनी बाईपास क्षेत्र में विभिन्न विकास कामों का भूमि पूजन कर परिसर के नागरिकों को नव वर्ष की अनोखी भेंट दी। शुक्रवार को विधायक रवि राणा ने जूना बाईपास क्षेत्र के किरण नगर, सूर्योदय नगर, वीआईपी अपार्टमेंट परिसर, एकनाथ विहार, केडिया नगर आदि इलाकों में विकास कामों का भूमि पूजन किया। इस परिसर में नाली, रास्ते तथा साफ सफाई का काफी अभाव था, जिससे परिसर के नागरिक काफी परेशान थे। विधायक रवि राणा ने इस समस्या पर लक्ष्य केंद्रित कर यहां विभिन्न विकास काम मंजूर किए। शुक्रवार को विधायक रवि राणा भूमि पूजन करने पहुंचते ही नागरिकों ने उनका भव्य स्वागत किया। इस अवसर पर विधायक रवि राणा ने उपस्थितों को संबोधित भी किया। इस भूमि पूजन समारोह के दौरान विधायक रवि राणा ने कई विकास कामों का भूमि पूजन ज्येष्ठ नागरिक तथा आम जनता के हाथों से किया। बढ़िया शहर के किरण नगर, सूर्योदय नगर, वीआईपी अपार्टमेंट, एकनाथ विहार, केडिया नगर परिसर में विकास कामों की शुरुआत कर विधायक रवि राणा ने स्थानीय नागरिकों को नव वर्ष की अनोखी भेंट दी है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। महिलाओं के हाथ में सत्ता की कुंजी सौंपने के लिए महिलाओं के 50% आरक्षण के साथ इस घोषणा पर अब अमल होता भी साफ दिखाई दे रहा है। इसकी शुरुआत भी हो चुकी है। महिला राज की जरूरत क्यों, इसके क्या फायदे और क्या दुष्परिणाम आदि विषयों को प्राथमिकता दे रहा है सिटी चैनल। सिटी चैनल का कार्यक्रम महिला राज नव वर्ष का स्वागत कर 1 जनवरी से यह कार्यक्रम प्रस्तुत है हर रोज अपने नियोजित समय पर। इस महिला राज का कार्यक्रम इसका प्रसारण सिटी न्यूज पर होगा, तो इसे देखना ना भूलिए सिर्फ न्यूज चैनल पर। 50% आरक्षण से क्या महिलाएं पूरी तरह से सक्षम होंगी? महिलाओं की कुर्सी पर क्या उनके पति राज करेंगे? महिला राज की जरूरत कितनी, क्या है फायदे, क्या हो सकते हैं नुकसान आदि विषयों को छू रही है महानगर की राजकीय, सामाजिक, सांस्कृतिक, शिक्षण, क्रीडा आदि क्षेत्रों की दिग्गज मान्यवर महिलाएं। नाहीतर आपण नेहमीच पाहतो की नगरसेविका असते आणि त्याचे सगळे काम तिचा पती किंवा यजमान करत असतो, तर नुसत्या सही पुरत्या त्या असतात। म्हणजे अशी आपण अनेक वेळा आपल्या महानगरपालिकेत सुद्धा हे चित्र आपण बघितलेलं आहे। हे चित्र कुठेतरी बदलायला पाहिजे। क्लिअर सांगते, खरं हे मला बोलताना अजिबात भीती वाटत नाही, अजिबात कुठल्या गोष्टीची संकोच नाही, काही सुद्धा नाही। मग ती मंडळी त्यांच्याबरोबर शेवटपर्यंत का राहू नये?
यूज अँड थ्रो. हा आक्षेप आहे माझा. मग पुरुषांचा पण यूज अँड थ्रो होतो, तसा स्त्रियांचा पण होतो. पुरुष मंडळी मनाला लावून घेत नाहीत, ती लगेचच आपला दुसरा मार्ग तयार करतात आणि त्या मार्गाने सुरुवात करतात. महिलांच्या संदर्भामध्ये हे होत नाही. महिलांच्या संदर्भामध्ये त्या असं मनाला लावून घेतात की नाही नाही, मी तर याला अगदी माझा जवळचा समजत होते, हा हे तर मला अगदी खूपच असं होतं तसं होतं, आणि ती कुठल्याही अपेक्षेने कधीही राजकारणामध्ये जात नाही. जर एखादी स्त्री कुठल्या तरी अपेक्षेने राजकारणामध्ये जात असेल तर तिने स्वतःला सावरलं पाहिजे. और एजुकेशन इज इम्पोर्टेंट. सबसे पहले एजुकेशन प्रोवाइड होना चाहिए. इसके लिए सरकार भी जिम्मेदार है. इलेक्शन के टाइम पे आते हैं वोटिंग, बिल्कुल बिल्कुल है ना. उसके बाद वो क्या करते हैं हमारे लिए और आज तक क्या किया है हमारे लिए. नाही गॉडफादर असलाच पाहिजे असं नाही. राजकारणात यायचं असेल तर एक निश्चितपणे आहे की ज्या स्त्रीमध्ये स्वतःची मुळात क्षमता आहे जिची, तिनंच राजकारणात पाऊल टाकावं. म्हणजे काय क्षमता, काय करा क्षमता म्हणजे तिनं प्रत्येक राजकारणाच्या प्रत्येक अंगाचा स्वतःहून अभ्यास केला पाहिजे. एमडी साठी 2 कोटी घेणारे त्याच्यासाठी किंमत मोजली आहे. घरातला माझा नवरा राजकारणी असल्यामुळे, आणि मी हे अगदी अमरावतीच्या जनतेला खुले आवाहन करू शकते की माझ्या नवऱ्यावर कुठल्याही भ्रष्टाचाराचा आरोप नाहीये, आणि हे मी जवळून बघितले. आज 25 वर्ष माझ्या लग्नाला झाली आहे. जर तुम्हाला चांगल्या पद्धतीचं राजकारण करायचं असेल तर ते तुम्ही करू शकता, बिना भ्रष्टाचाराचंही करू शकता. फक्त तुमची इच्छाशक्ती हवी की तुम्हाला ते करायचंय, आणि समोरच्या माणसाबद्दलची संवेदनशीलता तुमच्या मनात असली पाहिजे की त्याचं काम तुम्हाला व्हावं, आणि ते काम त्याच्या बाजूनी होणं हे किती गरजेचं आहे त्याचं सुद्धा महत्व त्याला पटायला पाहिजे. आणि हे एकटंच नाही, हे मोठं नेटवर्किंग असतात. तुम्ही कुठले राजकीय वारसदार तयार करता आहे, हा पण एक भाग आहे ना. किंवा स्वतःपुरतं नका बागू. जेव्हा हे सगळं होतं तेव्हा अनेक अवतीभोवतीचे जे असतात ते पण त्याच मानसिकतेचे तयार होतात ना. मी राजकारणाचा पिंड नाहीये माझा पिंड आहे सोशल. आणि एक सुरुवातीपासूनच मी स्वतंत्र वैचारिक विचाराची व्यक्ती आहे, आणि त्यानुसारच मी आजपर्यंत जीवन जगलेलं आहे. आपली गणमाता जी होती निवृत्ती, आपली तिने शेतीचा शोध लावला, तिथपासून जर जी आपली गौरवशाली परंपरा जर आपण अस्तित्वात घेतली तर महिलांच्या क्षमताला जर संधी जर मिळाली, पुन्हा मी 2 गोष्टी संधी मिळालेली आहे. नाही, संधी मिळाली, ती बोली भाषेमध्ये तोंडी मिळते आहे, लक्षात घ्या. संधी मिळणं आणि तुम्हाला आरक्षण मिळणं आणि समोर तुम्हाला हे ताट वाढलेलं आहे असं सांगणं, आणि ऍक्च्युअली त्याच्यामध्ये प्रत्यक्ष पदार्पण करणं, याच्यामध्ये फरक आहे. मला असं वाटतं राजकारण हे क्षेत्र ना वेळेत बसणार आहे ना विशिष्ट एका विषयात बसणार आहे. तुम्ही जेव्हा राजकारणी म्हणून काम करता तेव्हा तुम्हाला त्या समाजातल्या या सगळ्याच घटकांशी वावरावं लागतं. उदाहरण द्यायचं असेल तर महिलांना राजकारण करताना अशा अनेक अडचणी येतात. ग्रुप लीडर म्हणून काम करत असताना तर आणखीन अडचणी येतात. मी माझ्या जवळच्या सहकाऱ्यांना नेहमी म्हणत असते की राजकारण करत असताना महिला तुमच्या बरोबरीनं करू शकत नाही पुरुषांच्या बरोबर. काय असं कारण काय असतं की ती महिला जर स्वतंत्र राजकारण करत असेल तर ती पार्टी मीटिंग मध्ये किंवा ग्रुपमध्ये जे ठरलेले निर्णय असेल त्याच्यावरतीच अंमलबजावणी करते. पण पुरुषांचं तसं नसतं. चालता चालता रात्री 11-12 वाजता फोनवरती किंवा एखाद्या पान ठेल्यावरती किंवा जिथे भेटले तिथे अशा ठिकाणी त्यांची चर्चा सहज घडते. त्याच्यामधून काही तथ्य बाहेर निघतात आणि त्याप्रमाणे त्यांच्या पॉलिसीज बदलतात. ते काही महिलांना शक्य नसतं. आणि मग महिला अशासाठी आपल्या घरच्यांवरती किंवा जे कोणी त्यांच्या जवळचे कार्यकर्ते असतात त्यांच्यावर अवलंबून असतात. तो जो इंसान सिर्फ राजनीति करते हैं तो उसे नेक्स्ट टाइम सेकेंड टाइम पे डंडा पड़ ही जाता है लोगों का, क्योंकि आजकल के लोग इतने बेवकूफ नहीं हैं. बिल्कुल. तो आप समाज सेवा के बाद अगर पॉलिटिकल में कोई एंट्री करता है तो वही इसलिए करता है क्योंकि उसको ऐसा लगता है जब अगर मेरे पास कोई पावर होंगे तो जिस तरीके से मैं आज 50% काम कर रहा हूँ तो नेक्स्ट लेवल मेरा 100% का होगा. 9 वर्ष की आरंभ से ही सिटी चैनल का ये महिला राज कार्यक्रम आरंभ हो रहा है. प्रस्तुत है प्रथम भाग के कुछ अंश. राजकारण गलिच्छ असं जर म्हटलं तर आज 50% आरक्षण आपण दिलं हो ना. आणि महिलांनी, मला असं वाटतं कधी कधी की हा दृष्टिकोन बदलण्यासाठीच
ह्या काही गोष्टी कराव्या लागल्या आणि आदरणीय पवार साहेबांनी 33% आरक्षण सुद्धा पवार साहेबांनी मुख्यमंत्री असताना केलं. आज 50% आरक्षणामध्ये सुद्धा पवार साहेबांचा फार मोठा वाटा आहे. महिलांच्या बाबतीत एक स्वाभिमानाने बघावं, त्या दृष्टिकोनातून तुम्ही महिलांकडे बघावं, हा त्याच्यामधला एक अतिशय स्पष्ट हेतू आहे. दुसरा विषय असा की महिलांची जी अर्धी शक्ती आपली घरी बसलेली आहे ही कुठेतरी राजकारणामध्ये आणि निर्णय प्रक्रियेमध्ये यावं. तुम्ही बघितलं असेल की पहिले महिला स्वयंपाकघरापर्यंत, नंतर माझघरात, नंतर दिवाणखान्यात, आज त्या निर्णय प्रक्रियेमध्ये आणि सभागृहात आणि तुम्ही बघा ना, राष्ट्रपती महिला, राज्यपाल महिला आहे, मुख्यमंत्री महिला आहे. त्या पद्धतीनं सगळ्या क्षेत्रामध्ये महिला काम करतात आणि पुरुषाच्या खांद्याला खांदा लावून काम करतात. महिला राज ये कार्यक्रम देखना ना भूलें सिर्फ सिटी न्यूज चैनल पर. महिला राज में हर रोज एक साक्षात्कार का प्रसारण होगा, जिसके नियोजित श्रृंखला में सुरेखा ताई ठाकरे, सो नैना कड़ू, कांचनमाला गावंडे, अमरिन तबस्सुम, एडवोकेट भाग्यश्री देशपांडे, रश्मि नावंदर, रजिया सुल्ताना, सुरेखा लुंगारे, ज्योति तोटेवार, डॉक्टर मोना चिमोटे, किरण ताई महल्ले और सो नवनीत राणा का समावेश है. महिलाओं से जुड़े राजकीय, सामाजिक, सांस्कृतिक, शिक्षण, क्रीड़ा आदि ज्वलंत मुद्दों पर दिलखुलास चर्चा का कार्यक्रम महिला राज. अब महानगर की कुछ और अहम बड़ी खबरों पर डालते हैं एक नजर. अमरावती मनपा पर पुलिस विभाग का 28 लाख रुपयों का कर्ज बकाया है. फिर भी पुलिस विभाग मनपा के अतिक्रमण विभाग के साथ मिलकर शहर का अतिक्रमण खत्म करवाने तैयार है, पर मनपा ने कुछ पहल करना जरूरी है, ऐसी जानकारी पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार ने दी. रुक करते हैं अगली खबर का. 31 दिसंबर को ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट अमरावती महानगर कार्यकारिणी को विदर्भ प्रमुख मुफ्ती मोहम्मद अशफाक कासमी साहब ने एक महत्वपूर्ण निर्णय सुनाकर बर्खास्त कर दिया. यूडीएफ पिछले 3 सालों से विदर्भ की राजनीति में सक्रिय पार्टी है. अमरावती महानगर में भी यूडीएफ की कार्यकारिणी और सैकड़ों कार्यकर्ता कार्यरत हैं. आगामी महानगर पालिका चुनाव को नजर में रखते हुए विदर्भ प्रमुख मुफ्ती मोहम्मद अशफाक कासमी साहब ने अमरावती महानगर की यूडीएफ कार्यकारिणी बर्खास्त कर दी है और जिला अध्यक्ष जाकिर इनामदार को ये आदेश दिए हैं कि वे नई कार्यकारिणी के लिए कुशल प्रयास करें. नव कार्यकारिणी की घोषणा जल्द ही कर दी जाएगी, ऐसी जानकारी यूडीएफ द्वारा प्रसिद्धि पत्रक में दी गई है. तो ये थे अब तक के समाचार. एक बार फिर से नजर डालेंगे आज की हेडलाइंस पर. नए साल की आखिरी रात में लाखों की शराब जब्त की पुलिस ने. जश्न के लिए लाया गया था शराब का जखीरा. सेना, बीजेपी, आरपीआई महायुति की रणनीति तय. महापुरुषों के स्मारकों को स्वच्छ कर नववर्ष का स्वागत. बढ़ती सड़क दुर्घटनाएं बनी राष्ट्रीय समस्या और नव वर्ष का संदेश, साइकिल चलाएं, स्वस्थ रहें. सिटी न्यूज के बारे में आप अपने सुझाव एवं विचार हमें भेज सकते हैं हमारे इस पते पर. हमारा पता है सिटी न्यूज कार्यालय, धनराज लाइन, सक्कर 7, अमरावती. हमारा फोन नंबर है 25633833. इस समाचार के माध्यम से हम आपको देते रहेंगे शहर की तरोताजा खबरें. तो सिर्फ देखते रहिए सिटी न्यूज चैनल. क्यों रहे बेखबर, हर खबर की खबर देखते रहिए, हर पल हर घड़ी सिर्फ सिटी न्यूज चैनल पर. लेते हैं आपसे इजाजत. इन समाचारों में बस इतना ही. आप हमसे ट्विटर और फेसबुक पे जुड़ सकते हैं. लेते हैं इजाजत. बहुत बहुत धन्यवाद. चलते चलते फिर एक बार आपको नव वर्ष की, नए साल की, न्यू ईयर की बहुत बहुत शुभकामनाएं. आपका नया साल बहुत सुख और समृद्धि का रहा है. आप इसमें बहुत एंजॉय करें और सफलता पाएं. लेते हैं आपसे इजाजत. बहुत बहुत धन्यवाद. मिलते हैं अगले साल फिर नई खबर के साथ. बहुत बहुत धन्यवाद. इस दिन का सबसे सुहाना पल कौन सा है, क्या कहता है घर आ जाओ. India Bulls Home Loans.